तो नमस्कार सर, विज्ञान आर्ट्स क्लास के एक नए वीडियो में फिर से हम आप लोगों को स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना चाहिए। एक और नए वीडियो में हम इस प्रकार से आप लोग को स्वागत करेंगे। ये वीडियो जो बना रहे हैं वो होगा आपका क्लास 10th का, और क्लास 10th में आपका जो एसएसटी है उससे टोटल हम आपका इसमें 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर आए हैं। जो वीडियो आपको बेहद महत्वपूर्ण होगा 2024 के बिहार बोर्ड के लिए। केवल वीडियो को जरूर आप अंत तक देखें, इसमें से आपका वो हर प्रश्न को हम छाट कर लाए हैं जो आपका बिहार बोर्ड में कुछ न कुछ प्रश्न जो है से आपका टच करेगा, या तो आपका 15 फरवरी जो परीक्षा है उसमें आपका कुछ न कुछ प्रश्न जो है से मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और एक बात और कहना चाहते हैं कि चैनल पर नए हुए बाबू भैया तो जरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई नई वीडियो लेकर आएँ यूट्यूब पर तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसके बाद देखते हैं, चलिए पहला प्रश्न है आपका किस प्रकार से हम इसमें टाइप करके बनाया है। तो पहला प्रश्न देखिए, इसमें टोटल जो है इस आपका पहले ही हम बता दिया कि 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होने वाला है। इस 48 प्रश्न में से हम पहला प्रश्न दिए हैं इस प्रकार से आपका कि संघ राज्य की विशेषता इनमें से नहीं है। तो संघ राज्य की जो विशेषता इनमें से कौन सा नहीं होगा, तो लिखित संविधान। ये है लिखित संविधान, है दुनिया की सबसे बड़ी संविधान, भारत की लिखित संविधान है। शक्तियों का विभाजन ये भी होता है, शक्तियों का विभाजन होता है। इसके बाद देखिए इकहरी शासन व्यवस्था, तो संघ राज्य में जो होगा वो एकहरी शासन व्यवस्था नहीं होगा, एकहरी शासन व्यवस्था नहीं होगा। एकहरी शासन व्यवस्था इंग्लैंड में व्यवस्था है। ओके, इसके बाद ये आंसर हो गया इसका सही ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि संघ राज्य संघ सरकार का उदाहरण है। तो इनमें से संघ सरकार का जो है इस उदाहरण कौन हो जाएगा, तो संघ सरकार का जो ये उदाहरण हो जाएगा से अमेरिका भी है, ब्रिटेन भी है। संघ सरकार की किसका एकहरी परियोजना है, क्या है, इकहरी है, इकहरी व्यवस्था यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर इकहरी हो जाएगा, बाकी यहाँ जो संघ है तो इसमें अमेरिका आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल, सॉरी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न देखिए, सॉरी 10 नंबर बोलते हैं, 3 नंबर प्रश्न देखिए। कहता बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो था सो आपका जयप्रकाश नारायण किए थे। जयप्रकाश नारायण जो है उनका उपनाम बोला जाए तो उनको बोलते हैं लोकनायक। क्या बोलते हैं, लोकनायक बोला जाता है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को क्या बोलते हैं, लोक नायक, मतलब लोगों का ये नायक थे। इन्होंने 1974 ईस्वी में गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान में एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया था। उस सम्मेलन से इस संपूर्ण क्रांति से, इस समय छात्र आंदोलन के नेतृत्व किए थे, इस छात्र आंदोलन को एक संपूर्ण क्रांति में तब्दील कर दिया। उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की सत्ता को बुरी तरह से हिलाकर धर दिए थे जयप्रकाश नारायण जी। इसके बाद देखिए, हर एक बिहारी में पावर होता है बाबू, किसी को भी तोड़फोड़ कर सकता है। जैसे दशरथ मान जी का आप नाम सुने होंगे कि उन्होंने 22 साल तक लगातार हथौड़ा और छेनी चलाकर सीना काट दिया पहाड़ का। 4 नंबर प्रश्न, लोकतांत्रिक व्यवस्था ने निम्नांकित किन मुद्दे पर सफलता पाती है। तो किन मुद्दों पर सफलता पाएगी, तो राजनीतिक असमानता को समाप्त कर दिया गया, ये बिल्कुल नहीं होगा। इसके बाद लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया गया, तो ये सही हो जाएगा कि आपका लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है इसे लोगों के बीच की टकराव जो था उसको समाप्त कर दिया। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, 5 नंबर प्रश्न कह रहा है इसमें कि सुदूर संवेदी उपग्रह, रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है। तो ये जो होगा से आपका संसाधनों को खोज के लिए होगा। जैसे आपको पता है कि चंद्रयान 3 जो अभी हाल ही फिलहाल में पिछले साल 2023 ईस्वी में भेजा गया था इसरो के द्वारा। इसरो भारत का एक उपग्रह तैयार करता है, सैटेलाइट तैयार करता है, रॉकेट तैयार करता है। वो आपका क्या है, वो इसरो जो आपका है भारत का वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक कंपनी एक तरह से बोल सकते हैं, जिसका पूरा फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय है आपका अभी कर्नाटक के राजधानी बेंगलुरु में। ओके, तो वो क्या किए थे, चंद्रयान 3 जो भेजे थे चंद्रमा पर, तो वहां जाकर वो क्या करेगा, तो संसाधनों का पता लगाएगा कि मिट्टी कैसी है इसकी, पहाड़ कैसा है इसका, पानी है या नहीं है। तो इसीलिए इसमें कि सुदूर संवेदी जो उपग्रह है सो क्या करता है, तो संसाधनों का क्या करेगा, वो खोज करेगा। ओके, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर, याद रखना है आप लोग को। ज्योग्राफी का ये प्रश्न है। अगला देखते हैं 6 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है। तो कौन सा होगा, तो देखिए रांची, हैदराबाद, चेन्नई, देहरादून। तो जो है से आपका कि भूकंप का जो केंद्र होगा वह कौन सा हो जाएगा, तो देहरादून हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देहरादून। सर्वाधिक भूकंप से प्रभावित होने वाला देहरादून। देहरादून आपका उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है बाबू, उत्तराखंड में पड़ता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट और सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे पिछड़ा राज्य
राज्य कहा जाता है? तो पिछड़ा राज्य किसे कहेंगे? तो बिहार को कहेंगे। धन्य हो प्रभु, बिहार जो हमारा पिछड़ा राज्य है, कुछ नेताओं की वजह से न तो बिहार के बिहारियों में कमी नहीं है हुनरों की। अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर की। भारत में वित्तीय वर्ष कौन कहा जाता है? तो भारत में वित्तीय वर्ष बता रहा है कि शुरू कब से होता है, कब तक चलता है? तो ये शुरू होता है माय डियर स्टूडेंट 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलेगा। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक अभी वित्तीय वर्ष में हम लोग जी रहे हैं, ठीक है। और ये 1 अप्रैल से शुरू होगा, जो 31 मार्च तक चलता है वित्तीय वर्ष। अब जैसे ही 31 मार्च आएगा उसके बाद पूरी तरह से सर्वेक्षण होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर प्रश्न कहता है काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल जो था से प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। काची बाबू, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। प्रधानमंत्री के पद पर विक्टर इमैनुअल ने किसे नियुक्त किया? तो काउंट काबूर को नियुक्त किया। काउंट काबूर कहाँ के शासक था? तो इटली के शासक था। क्लियर हो रहा है? एकदम क्लियर हो रहा है। 10 नंबर प्रश्न कहता है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो लौह एवं रक्त की नीति का अवलंबन जो था से आपका बिस्मार्क ने किया। बिस्मार्क कहाँ का चांसलर था? तो प्रासा का चांसलर था। क्लियर? प्रासा का चांसलर कौन था? बिस्मार्क। उस समय वहां का जर्मनी का शासक कौन था? तो विलियम प्रथम था। और इन्हीं ने बिस्मार्क ने लौह एवं रक्त की नीति की क्या किया था? अवलंबन किया था। बिस्मार्क जो था जर्मनी की करने के लिए 3 युद्ध लड़ा। कितना युद्ध बाबू? 3 युद्ध लड़ा। कितना युद्ध लड़ा था जर्मनी को एक करने के लिए? बिस्मार्क ने 3 युद्ध लड़ा था। वो 3 युद्ध कौन कौन था? तो पहला वो 1864 ईस्वी में डेनमार्क का युद्ध लड़ा जिसमें डेनमार्क को हराया। इसके बाद 1866 ईस्वी में आपका सेडोवा का युद्ध लड़ा जिसमें आपका ऑस्ट्रिया और प्रासा के बीच हुआ, जिसमें ऑस्ट्रिया को बुरी तरह से हरा दिया। इसके बाद 1870 ईस्वी में सेडोन का युद्ध लड़ा गया। सेडोन के युद्ध में फ्रांस और आपका जो है इसे ऑस्ट्रिया प्रासा के बीच हुआ, जिसमें भी आपका फ्रांस जो है इसे पूरी तरह से हार गया। और इक्वेशन इस प्रकार से भी बनाता है आपका बिहार बोर्ड कि जर्मनी का एकीकरण जो है इसे किस युद्ध के बाद हुआ? तो आपको देखना है कि सेडोन का युद्ध। सेडोन का युद्ध कब हुआ? 1870। उसी पर एक और क्वेश्चन बनाता है कि आपका जो है इस जर्मनी का एकीकरण किस संधि के द्वारा हुआ? तो ये संधि आपका फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा हुआ। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ माय डियर स्टूडेंट? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था। 11 नंबर प्रश्न, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग करने वाला यह देश कौन था या तो कहाँ हुआ? तो ये हुआ था बाबू आपका रूस में। कहाँ? रूस में। रूस में आपका क्या हुआ था? साम्यवादी पहला प्रयोग किया गया था। रूसी क्रांति कब हुआ? तो 1917 ईस्वी में। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? तो 1917 ईस्वी में। अक्टूबर क्रांति कब हुआ? तो 1917 ईस्वी में। याद रखना है। बस फर्क कितना है, ये कोई मार्च में हुआ, कोई अक्टूबर में हुआ और कोई नवंबर में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो ये बताना है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई बाबू। तो बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था से आपका देखिए नवंबर 1917 में हुआ था। नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। 1917 ईस्वी कौन सा महीना? तो नवंबर के महीना में हुआ था बोल्शेविक क्रांति। किनके नेतृत्व में हुआ था? तो लेनिन के नेतृत्व में हुआ था। लेनिन। लेनिन का मृत्यु कब हुआ ये आपको पूछता है। तो 1924 ईस्वी में। लेनिन ने नई आर्थिक नीति कब लाई? तो 1921 ईस्वी में। नई आर्थिक नीति को शॉर्ट में बाबू NEP बोलते हैं। क्या बोलते हैं? NEP बोलते हैं, नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी। यह आपका नई आर्थिक नीति जो हो गया लेनिन के द्वारा लाया गया था 1921 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर प्रश्न माय डियर स्टूडेंट कहता है कि कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? तो यह है आपका मुजफ्फरपुर में। कहाँ? मुजफ्फरपुर में है आपका कांटी तापीय विद्युत परियोजना जो है इसे कहाँ है? मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर जो है इसे आपका भारत के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तो शाही लीची के लिए। शाही लीची सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो आपका होता है वह मुजफ्फरपुर में होता है। क्लियर? अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर, रेलवे वर्कशॉप कहाँ है? तो रेलवे वर्कशॉप जो हो जाएगा आपका जमालपुर हो जाएगा। कहाँ? जमालपुर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट और सही आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है बाबू तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। एक लाइक हमें बहुत बड़ा मोटिवेट करता है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो सुनामी का जो प्रमुख है समुद्र में भूकंप है। समुद्र में भूकंप, समुद्र में ही आता है सुनामी। और जब समुद्र में भूकंप उत्पन्न होता है तो ऊपर वाला जो पानी होता है तलहटी वाला, वो क्या होता है आपका लहर लगाना शुरू कर देता है, जिससे समुद्री तट के किनारे बसे लोगों को और पूरी तरह से मानव जीवन को क्षति पहुंचाने का काम करता है सुनामी। क्लियर? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट और सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं सुखाड़ क्या है? तो सुखाड़ जो है इसे एक प्राकृतिक आपदा है। और ये सुखाड़ जो है इसे क्यों होता है? तो ये वर्षा ना होने की कमी से होता है। वर्षा ना होने की कमी से सुखाड़ होता है। याद रखना है आपको कि वर्षा की कमी से होता है सुखाड़। ऑप्शन इसका जो हो जाएगा प्राकृतिक आपदा हो जाएगा। अगला प्रश्न, पंजाब
पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई। क्या है? अधिक सिंचाई जो है इसे भूमि निम्नीकरण मतलब अधिक सिंचाई होता है। लेकिन सिंचाई जो है इसे वहाँ ड्रिप मशीन के द्वारा किया जाता है, पाइप छोटे छोटे लगे हुए रहते हैं उसके माध्यम से, इसलिए वहाँ निम्नीकरण मुख्य भूमि होता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। पंजाब पर एक क्वेश्चन बनता है आपका कि भारत में सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है? तो पंजाब, और हरियाणा भी मिलेगा तो पंजाब इसमें है, तो पंजाब के बारे में हम बता दिए। अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर। कहता है मानव शरीर में कितना प्रतिशत पानी पाया जाता है? मानव शरीर में जल की मात्रा कितना प्रतिशत होती है? तो 65% जल की मात्रा होती है। कितना? 65% जल की मात्रा होती है। 18 क्लियर। 19 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है निम्न निम्न जीवों में कौन केवल भारत में पाया जाता है? तो इनमें से भारत में जो पाया जाएगा वो पाया जाएगा पर डॉल्फिन। क्या पाया जाएगा? डॉल्फिन, जो गंगा नदी में है, पटना के गंगा नदी जो देख रहे हैं ना, उसी गंगा नदी में आपका डॉल्फिन पाया जाता है। और भारत के पटना में आपका डॉल्फिन केंद्र भी बनाया गया है। अगला प्रश्न 20 नंबर, सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चूना पत्थर हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए सही बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 20 नंबर हो गया। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए किया गया? तो यूरोपीय संघ की स्थापना किया गया था। किसका? यूरोपीय संघ का स्थापना किया गया था आपका 1993 ईस्वी में। यूरोपीय संघ के मुख्यालय कहाँ है? तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय आपका ब्रुसेल्स है। कहाँ? ब्रुसेल्स, जो बेल्जियम की राजधानी है। इसके बाद देखिए आपका सार्क की स्थापना 1985 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्यालय आपका कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपका हो जाएगा ये काठमांडू में हो जाएगा। इसमें टोटल 8 कंट्री शामिल है और 8वां कंट्री अफगानिस्तान बना था। ये था आपका क्वेश्चन का आंसर। 22 नंबर प्रश्न कहता है किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है? ये कहा था आपका किसने? तो ये कहा था आपका मार्टिन लूथर में। इसको नहीं दिया, लेकिन इसमें गलत की मुद्रा महानतम देन है तो इसमें मार्टिन लूथर दिया है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर दिया इसमें। अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर प्रश्न कहता है, 23 नंबर प्रश्न है इसमें पूछ रहा है आपका कि भारत में मतदाता होने का न्यूनतम आयु कितना है? तो 18 वर्ष है। कितना? 18 वर्ष के आप होइएगा, वोटर आईडी कार्ड बनेगा तो आप विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, मुखिया का चुनाव, सरपंच का चुनाव, वार्ड सदस्य का चुनाव में आप भाग ले सकते हैं और वोट दे सकते हैं। मतदान का मतलब होता है अपना मत की दान करना किसी पार्टी के। अगला प्रश्न 23 नंबर क्लियर। 24 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो भारत में जो है इसे आपका संघीय संसदीय प्रणाली है। संघीय और संसदीय प्रणाली है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा गया है कि भारत जो है इसे राज्यों का संघ है। राज्यों का क्या है? संघ है। अगला प्रश्न देखिए 24 हो गया। 25 नंबर प्रश्न, भूस्खलन है। तो भूस्खलन क्या होगा? तो भूस्खलन एक प्राकृतिक आपदा है। कौन होता है बाबू? प्राकृतिक आपदा। भूस्खलन किसे कहते हैं? तो जब जब किसी बड़ा सा पृथ्वी पहाड़ जो है वह अपने स्थान से खिसक कर किसी दूसरे स्थान पर चला जाता है और अधिक मात्रा में जानमाल की क्षति पहुंचाता है, उसे भूस्खलन कहते हैं। हिमस्खलन में जब पहाड़ होगा, जो बर्फ का टुकड़ा वाला, वो जब खिसक कर एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाएगा तो वह हिमस्खलन। हिम का मतलब होता है आपका बर्फ और भूस्खलन का मतलब भूमि खिसकना। भूमि एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसक जाना वह भूस्खलन कहलाएगा। भूस्खलन सबसे ज्यादा जो होता है इसे आपका पर्वतीय क्षेत्र में होता है, जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सब इलाका में आपका जो है इसे भूस्खलन सर्वाधिक देखने के लिए मिलेगा। 26 नंबर प्रश्न, 26 नंबर प्रश्न पूछा है इसमें कि महासागरीय तल में कंपन का परिणाम क्या है? तो जब महासागरीय तल में जब आपका कंपन होगा, भूकंप होगा, तो आपका क्या आएगा? तो सुनामी आएगा। क्या आएगा बाबू? सुनामी आएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करिएगा। पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला भूकंप तरंग पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पी। पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग जो होता है आपका भूकंप का तरंग है ये। तो इन तरंगों में सबसे खतरनाक तरंग जो है इसे आपका कौन है? तो पी तरंग है। कौन है? पी। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न कहता है इसमें सुनामी का संबंध है। तो सुनामी का संबंध जो होगा से समुद्र से होगा। किससे? समुद्र से होगा सुनामी का संबंध है। क्लियर हो गया। भूकंप जो होगा से स्थल से संबंधित होगा। अगला देखते हैं 28 नंबर क्लियर। 29 नंबर प्रश्न कहता है इसमें कि निम्न में से कौन सी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? तो कौन सी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं होगा? तो बहुसंख्यक शासन होगा। बहुसंख्यक शासन हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट और सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है लोकतंत्र की सफलता? तो ये करेगा आपका नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर जो है
इसे आपका लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए, क्षेत्रवाद के भावना का एक कुपरिणाम है, तो क्या होगा? अपने क्षेत्र से लगाव या अलगाव। अलगाव है, कहाँ लिखा हुआ है? तो अलगाव, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ डी में, तो अलगाव होगा क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद कैसे किसे गए हैं इसे पहले समझिए। क्षेत्रवाद का डिफिनेशन हम देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी में, नोट पे। क्षेत्रवाद, जब किसी देश के क्षेत्र के अंदर रहने वाले कोई भी व्यक्ति अपने क्षेत्र से लगाव और दूसरे के क्षेत्र से अलगाव की भावना रखता है तो उसे क्षेत्रवाद कहते हैं। फिर से समझिएगा, कहता है जब कोई क्षेत्र के व्यक्ति या तो जब कोई किसी देश के क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति अपने देश के किसी भी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति अपने क्षेत्र से लगाव और दूसरे के क्षेत्र से अलगाव की भावना रखता है तो उसे क्या कहेंगे? अलगाव क्षेत्रवाद कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कोयला। कोयला है जो क्या है? तो कोयला जो है सबका अनवीकरणीय है। क्या अनवीकरणीय संसाधन है? कोयला। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 32 नंबर हो गया। 33 नंबर प्रश्न, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस अधिकार मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो गया। 33 हो गया। 34 नंबर प्रश्न, वैश्वीकरण के मुख्य अंग क्या कितना है? तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग है 105 है। आपका कितना है? वैश्वीकरण के मुख्य अंग आपका 5 है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 35 नंबर का है कि कौन सी सेवा गैर सरकारी है? तो मॉल सेवा जो है इस आपका गैर सरकारी के अंतर्गत आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 36 नंबर कहता है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो भारत की वित्तीय राजधानी जो है सबका मुंबई हो जाएगा। मुंबई किसकी राजधानी है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आप लोग। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में कोयला का सर्वप्रमुख उत्पादन राज्य, मतलब सबसे ज्यादा भारत में कोयला कहाँ उत्पादन होता है? तो झारखंड में होता है। कहाँ? झारखंड। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट और सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 38 नंबर, भारत का प्रथम लौह इस्पात उद्योग। तो भारत का प्रथम लौह इस्पात उद्योग है जो आपका टिस्को है। क्या है? टिस्को, टाटा आयरन स्टील कंपनी। इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में किया गया था, जमशेद जी टाटा के द्वारा, जो जमशेदपुर में बनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं आपका बाबू, कहता है स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है इस आपका सड़क मार्ग से है। किससे? सड़क मार्ग से है। इस स्वर्णिम चतुर्भुज में आपका 4 बड़े महानगर को भारत का जोड़ा गया, जिसमें कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई को जोड़ा गया था। ठीक है, इसकी बनाने की प्रक्रिया आपका उस समय का वर्तमान प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा शुरू किया गया था। 40 नंबर प्रश्न कहता है गंडक परियोजना किस नदी पर है? तो गंडक परियोजना जो है गंडक परियोजना कहाँ है? तो ये है आपका वाल्मीकि नगर में। कहाँ? तो वाल्मीकि नगर में आपका क्या है? तो गंडक परियोजना। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया। 41 नंबर प्रश्न, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी आपका पुर्तगाली हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पुर्तगाली जो हो जाएगा से आपका हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी था। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता है। अगला प्रश्न 42 नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में शुरू हुआ। इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। कौन? महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या थे? नेतृत्वकर्ता थे। ऑप्शन इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं 43 नंबर, राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ है? तो राउरकेला लौह इस्पात उद्योग जो है इसे आपका उड़ीसा में है। कहाँ? उड़ीसा में। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग जो है वह आपका जर्मनी देश की सहायता से स्थापित किया गया भारत में। किसके सहायता से? जर्मनी देश की सहायता से आपका जो है लौह इस्पात उद्योग क्या किया गया? स्थापित किया गया। अगला प्रश्न 43 हो गया। 44 नंबर प्रश्न 44 नंबर प्रश्न कहता है इसमें कि सीमांत व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? तो ये बढ़ी है आपका प्रगतिशील प्रवृत्ति। कैसी? प्रगतिशील प्रवृत्ति बढ़ी है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं 45 नंबर, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो भूमि हो जाएगा। कौन हो जाएगा? भूमि हो जाएगा, जो आपका दीर्घकालीन ऋण क्या करता है? वो प्रदान करता है। 45-46 नंबर प्रश्न कहता है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र आपका सेवा क्षेत्र हो जाएगा। कौन सा? सेवा क्षेत्र हो जाएगा। सेवा क्षेत्र जो हो जाएगा से तीसरा क्षेत्र हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न 47 नंबर, नई आर्थिक नीति किसने किया था? तो नई आर्थिक नीति जो था नई आर्थिक नीति में किससे
किसे सम्मिलित किया गया, तो इसमें उदारीकरण का, निजीकरण का, वैश्वीकरण का सभी किया गया था। नई आर्थिक नीति 1921 ईस्वी में रूस में लाया गया, किसके द्वारा, तो लेनिन के द्वारा लाया गया था, लेनिन के द्वारा लाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं 48वां प्रश्न। 48वां प्रश्न कहता है उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है, तो इसमें से कितना लगता है, तो कोई नहीं लगता, क्या नहीं लगता, कोई नहीं लगता है। तो ये था आपका 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो हम इस प्रकार से आपको बताएं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इनमें से आपका कितना नंबर आया। आप इससे तैयारी आपका पता चलेगा कि हम किस लेवल तक तैयारी किए हैं। चलिए हमें दीजिए इजाजत, तब तक के जय हिंद जय भारत। मिलते किसी नए वीडियो में एक नए जोश के साथ।